हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे ये चार टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सीबीआई। सीबीआई आप पढ़ते हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, सीबीआई के जुरिस्डिक्शन के ऊपर। सेकेंड टॉपिक इज इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल। मिनरल आप कहाँ पढ़ते हो? ज्योग्राफी में पढ़ते हो। क्रिटिकल मिनरल का यूज कहाँ होगा? इकोनॉमी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3। एनएसडीसी रिकमेंडेशन फॉर टैक्स ब्रेक एंड इंसेंटिव। एनएसडीसी जो कि बात करेगा स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, स्किल डेवलपमेंट कहाँ आएगा? जीएस पेपर 2 में। टैक्स और इंसेंटिव मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई चीज कहाँ आएगी? जीएस पेपर 3 में। द युआन चैलेंज इम्पैक्ट ऑन इंडिया रशिया। इंडिया रशिया कहाँ आएगा? आईआर में। थोड़ा ट्रेड और रूपी इंटरनेशनलाइजेशन कहाँ आएगा? जीएस पेपर 3 में। जब मैं ऐसे कैटेगराइज करता हूँ सिलेबस को प्रीलिम्स वाइज, जो लोग का फोकस प्रीलिम्स होता है वो परेशान हो जाता है। दे आर लाइक सर प्रीलिम्स का भी तो पढ़ाइए, प्रीलिम्स का है, सब कुछ है यहाँ। सीबीआई जुरिस्डिक्शन प्रीलिम्स में कवर है, क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोकेशन में इंडिया में मिल रहा है, वो भी प्रीलिम्स में कवर है। एनएसडीसी वाला बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में नहीं आएगा। युआन से इसमें कुछ, इसमें भी कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड निकल सकता है। तो प्रीलिम्स से रिलेटेड हर टॉपिक ही होता है। अगर वो एथिक्स का टॉपिक नहीं हुआ, अगर वो ऐसे का टॉपिक नहीं हुआ, तो आप ये समझ जाओ अगर वो जीएस 1 2 3 कहीं भी रिलेट करता है तो प्रीलिम्स का टॉपिक जरूर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सीबीआई jurisdiction. The article discusses a recent Supreme Court decision regarding the CBI jurisdiction in West Bengal. सीबीआई का jurisdiction कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के ऊपर, है ना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड फाइल्ड अ सूट alleging constitutional overreach by the union government. यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच दिखा रही है for allowing the CBI to investigate cases within the state despite its withdrawal of general consent. अब ये पूरा मैटर क्या है उसको हम समझते हैं, है ना। सीबीआई क्या है, सीबीआई कब बना, जनरल कंसेंट की बातें क्या है, ये सारा चीज हम लोग समझते हैं। तो पहले सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया के अंदर, वो तो हम जानते हैं। सीबीआई कब स्टेबलाइज्ड हुआ है? 1963 में, ये आपको पता होना चाहिए। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से? संथानम कमेटी। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से सीबीआई भी बना था और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बना था। सीबीआई क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सीबीआई बना तो क्या कोई लॉ पास हुआ उस टाइम पे? सीबीआई लॉ ऐसा कुछ करके नहीं पास हुआ। तो सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है। कैसा है? पुराना एक लॉ एग्जिस्ट करता था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई 1963 में बना, उसके पहले कोई एक्ट पहले से एग्जिस्ट करता था, वहां से सीबीआई अपना पावर डराइव करती है। क्योंकि इस लॉ में कहीं भी सीबीआई का मेंशन नहीं है डायरेक्टली, इसलिए सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो सीबीआई के बारे में ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं जनरल कंसेंट की। देखिए, होता क्या है, लॉ, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ऑल वी नो इंडिया कैसा कंट्री है? फेडरल। फेडरल कंट्री के अंदर क्या होता है? स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है। तो पावर का शेयरिंग होता है। हमारे यहाँ जो भी शेड्यूल्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल है बहुत सारे, 12। उसमें एक शेड्यूल है जिसको बोलते हैं सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल क्या करता है? पावर्स को डिवाइड करता है एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में। तीन लिस्ट बनाता है। एक लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक लिस्ट को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये तीन लिस्ट में वो कुछ कुछ टॉपिक देता है। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, है ना, कम्युनिकेशन, ये सब ऑब्वियसली कहाँ होगा? यूनियन लिस्ट के अंदर होगा, है ना। कंकरेंट लिस्ट फॉर एग्जांपल एजुकेशन, वो कहाँ है? कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट मतलब वैसा टॉपिक जिसपे सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, दोनों का जुरिस्डिक्शन है। यूनियन लॉ मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बनाएगा? सेंटर, मतलब पार्लियामेंट बनाएगा, मतलब अलोन किसका जुरिस्डिक्शन है? यूनियन का। स्टेट लिस्ट मतलब वैसे टॉपिक्स जिसपे जिसपे जुरिस्डिक्शन किसका है? स्टेट का, मतलब स्टेट ही उस पे एक्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेट लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। मतलब किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? उस स्टेट की जिम्मेदारी है।
अब बात ये हो रहा है, अगर सीबीआई किसी स्टेट में जाता है इन्वेस्टिगेट करने, बट उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? उस स्टेट की है। तो अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने किसी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट का परमिशन उसको होना पड़ेगा। उस स्टेट का उसको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। अब सीबीआई एक जनरल कंसेंट पहले से लेके रखती है, बहुत सारे स्टेट पहले से अलाउ करके रखे हुए हैं कि एक कंसेंट दिया हुआ है ऑलरेडी सीबीआई को कि कोई भी केस सीबीआई उनके स्टेट में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बट होने क्या लगा, सीबीआई किसके इशारों पे काम करती है या किसके डायरेक्शंस पे काम करती है? सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब पार्टीज अलग अलग होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टी अभी फिलहाल बीजेपी, और स्टेट गवर्नमेंट जहां बीजेपी रूल्ड नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से टकराव में रहते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी सीएम है, ममता दीदी, उन्होंने सीबीआई का जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था कि मतलब सीबीआई कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करने नहीं आ सकती है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। मतलब कोई जनरल कंसेंट नहीं है, ये 2018 में हटा लिया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने कब आ सकती है? जब केस टू केस बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगा या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया होगा, तो जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आई थिंक पूरा ही मैटर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये सारा चीज तो आप समझ गए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सीबीआई ने उसके बावजूद भी, वेस्ट बंगाल का जनरल कंसेंट विड्रॉ करने के बावजूद भी, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे नए केसेस 2018 के बाद भी रजिस्टर किए हैं। उसके अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कहाँ चली गई है? सुप्रीम कोर्ट में केस करने गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया है कि वेस्ट बंगाल अपनी जगह पे सही है, प्राइम फेसाई यही रूल किया है। और नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है? 13 अगस्त को होने वाली है। अभी क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है ना। चलो, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या बोलता है? सीबीआई मस्ट ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इनिशिएटिंग एन इन्वेस्टिगेशन विद इन इट्स jurisdiction. The requirement is due to police and public order being subjects under the state of the Constitution 7th schedule. No prior consent is necessary for union territory or railway areas. यूनियन टेरिटरी के लिए या रेलवे एरिया के लिए कोई प्रायर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल कंसेंट क्या है? स्टेट्स टिपिकली प्रोवाइड जनरल कंसेंट टू फैसिलिटेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन charges against central government employees in their territory. But 2015 से बहुत सारे स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, देखो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अलग थी। मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सबने जनरल कंसेंट क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। सबने ये एलेज किया, एलिगेशन लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर पा रहा है इस फेडरल एजेंसी का, इस सेंट्रल एजेंसी का, टू टारगेट द ऑपोजिशन अनफेयरली। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले केस्ड पैरट कहा था, केस्ड, कि ये केस्ड तोता है ना, मतलब इसको केज किसने करके रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में करके रखा है। यहाँ पे एक पार्टी की बात नहीं हो रही, जो भी गवर्नमेंट सेंटर में होता है उसकी बात हो रही है ना। अभी बीजेपी अगर सेंटर में है, कभी कांग्रेस भी सेंटर में थी, तो सबके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था। इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉल: विदाउट जनरल कंसेंट द सीबीआई कैन नॉट रजिस्टर न्यू केसेस इन दिस स्टेट विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन। एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए किसका? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का, है ना, हर केस में चाहिए। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का केस क्या है? वेस्ट बंगाल ने केस फाइल किया था 2021 में, करके रखा था आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 131 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट स्टेट और सेंटर और स्टेट्स के बीच के जो भी केसेस हैं वो देख सकता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट का। जो आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आशीर्वाद सर आपको पढ़ाएंगे। The state argues that the union government and CBI's action infringe upon its sovereignty. स्टेट ये बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट और सीबीआई उसकी सॉवर्निटी पे इन्फ्रिंज कर रहा है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के मामले में, स्टेट मैटर्स में
घुस रहे हैं जो कि नहीं घुसना चाहिए। 2018 के बाद भी सीबीआई ने 12 नए केसेस रजिस्टर किए हैं वेस्ट बंगाल में। स्टेट ने इसको क्या माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच माना है, वेस्ट स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल ने, और बोला है सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस जो है वो एनल किए जाए, उनको हटाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो पता है कि अगर सेंटर और स्टेट दो यूनिट हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स तो आएगा, और कन्फ्लिक्ट्स आएगा तो इसको एड्रेस करने का जो पावर है वो किसको दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को। और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल का मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो मेन काम ही यही है, सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को सुलझाना, तो ओरिजिनल है। और एक्सक्लूसिव का मतलब ये पावर किसी और कोर्ट के पास नहीं है, तो ऑब्वियस बात है सेंटर और स्टेट के बीच का मैटर सुलझाने का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हो सकता है। स्टेट में हाई कोर्ट को कैसे दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, या उसके लोअर कोर्ट को तो दिया ही नहीं जा सकता है। टू बी मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 131 अ सूट मस्ट इन्वॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक साइड स्टेट और स्टेट्स होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा स्टेट, तब जाके यहाँ पे 131 के अंदर केस होता है ना। इससे रिलेटेड रिलेवेंट केस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। 1977 में केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था अ वाइड एंड जनरस इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 131 टू एडवांस द इंटेंडेड रेमेडी, जिससे कि उस समय जो भी सुनवाई चाहिए वो हो जाए। 1977 में एक और केस था स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ओआरएस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट कॉशनड, सावधान किया, एक रिस्ट्रिक्टिव और हाइपर टेक्निकल व्यू ऑफ स्टेट राइट, है ना। तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट अभी के हिसाब से नहीं है, इनको हम छोड़ के चलते हैं। देखो, अब हम प्रेजेंट केस की बात करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट केस चल रहा था सीबीआई वाला, वेस्ट बंगाल वाला, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहस करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल गए थे। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, देखो सेंट्रल का भी तो, सेंटर गवर्नमेंट को भी तो अपना एडवोकेट चाहिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन एडवोकेट होता है वो क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के अलावा एक और एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, है ना। अभी सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम है तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को बोला है, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल का जो केस है उसको डिसमिस किया जाए। सॉलिसिटर जनरल ये बोलते हैं आर्टिकल 131 किसके बीच होना चाहिए, यूनियन के बीच और स्टेट्स के बीच। बट यहाँ यूनियन स्टेट तो है नहीं, यहाँ कौन है, सीबीआई है और स्टेट है ना। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय यूनियन गवर्नमेंट, देखो ऐसा बोलते हैं। बट लेटर उनको ये मानना पड़ा कि सीबीआई काम तो यूनियन गवर्नमेंट के ऑथराइज करने के बाद ही करती है, और ये ऑथराइजेशन कहाँ है, सेक्शन 5 ऑफ डीएसपी एक्ट के अंदर आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं, कपिल सिब्बल बोलते हैं कि एक बार जब वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया तो सीबीआई उसका डिसरिगार्ड कैसे कर सकता है। सीबीआई के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है एक बार जब जनरल कंसेंट का विड्रॉ हो जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, द कोर्ट नोटेड द डीएसपी एक्ट प्लेसेस द सीबीआई अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर। सेक्शन 4 of the DSP Act specifies that central government supervises the CBI except for offences under the Prevention of Corruption Act, पोका एक्ट, है ना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है सीबीआई को, ठीक है, उसको छोड़ के, विच फॉल अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये पोका एक्ट किसके अंदर पड़ता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर पड़ता है। जस्टिस गवई highlighted the section 6 of DSP Act require state government consent for CBI investigation within its jurisdiction, तो ये relevant acts भी हैं। The court concluded the CBI autonomy does not negate its administrative control by the center। CBI को autonomy है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सेंटर उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं रखता है। The verdict clarified this observation, only addressed the union government preliminary objection and would not impact the suit merit। और फाइनल जजमेंट क्या होगा, फाइनल जजमेंट कुछ और भी हो सकता है, ऐसा बोल रही है कौन, कोर्ट बोल रहा है ना, कि अभी वो बस सुप्रीम कोर्ट वो देख रहा है कि सेंटर और ये इस केस में कितना क्या मेरिट है। फाइनल जजमेंट कुछ भी हो सकता है। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट फेडरलिज्म पे पड़ रहा है। फेडरलिज्म क्या हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है।
फाइनल रूलिंग ऑन वेस्ट बंगाल सूट विल इन्फ्लुएंस अदर सिमिलर केसेस, ऐसे बहुत सारे केस पहले से ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना, जिसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु और ईडी के बीच की बहस चल रही है। ईडी को ओवरसाइट है कि नहीं, इसके बारे में आगे दूसरे केसेस में डिस्कस होगा। आई होप आपको सीबीआई समझ में आया होगा, सीबीआई कैसे काम करता है। इनफैक्ट जो भी आप पढ़ते सीबीआई में, स्टैटिक चैप्टर में, स्टैटिक कॉन्सेप्ट में, सब समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल। इंडिया हंट करने की कोशिश कर रहा है, किसको हंट करने की कोशिश कर रहा है? क्रिटिकल मिनरल्स को। मिनरल तो आप समझते हो ना, जमीन खोद के जो चीज निकाली जाती है अंदर से, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिनरल बोल सकते हैं, जो हजारों साल से दबा हुआ रहता है जमीन के अंदर। मिनरल्स मेटालिक भी होते हैं और नॉन मेटालिक भी होता है। क्रिटिकल मिनरल के बारे में बात हो रही है। वैसा अब क्रिटिकल मिनरल क्या है? क्रिटिकल मिनरल जो आजकल की नए इंडस्ट्रीज, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो रहा है, वो क्रिटिकल मिनरल है। क्योंकि ग्लोबल डिमांड क्या हो रहा है? ग्रीनर, है ना, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सॉल्यूशन। तो लिथियम, लिथियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल मिनरल। तो हम लोग क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, ये डायरेक्टली मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। चलिए, क्रिटिकल मिनरल इज अ मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट, हैज टू कैरेक्टरिस्टिक। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज अ रिस्क दैट इट्स सप्लाई चेन कुड बी डिसरप्टेड। जहां से क्रिटिकल मिनरल आ रहा है इंडिया में या कहीं भी जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल को बनाया जा रहा है, बनाया मतलब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर उसको रिफाइन किया जा रहा है, फिर उसको भेजा जा रहा है, इस बीच में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। ये रिस्क है क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है काफ़ी, है ना। तो ये दोनों क्राइटेरिया मिलके बनता है क्रिटिकल मिनरल, जो आपको पता ही होना चाहिए। कई बार क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट में डिफरेंस लोग नहीं कर पाते, ये अलग चीज़ है। रेयर अर्थ एलिमेंट आर ए सेट ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स, है ना। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में सबके एटॉमिक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एटॉमिक नंबर होते हैं। पढ़े हो ना, बचपन में केमिस्ट्री पढ़े होगे, 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हीलियम, 3 फॉर लिथियम। तो ऐसे करके जब हायर एटॉमिक नंबर हम जाते हैं बहुत आगे, तो बहुत आगे एटॉमिक नंबर को लैंथेनाइड्स वगैरह बोला जाता है। तो लैंथेनाइड्स में ऐसे बहुत हायर एटॉमिक नंबर वाले 15 जो हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, उसके अलावा स्कैंडियम और इट्रियम, ये सब मिलके 17 बनते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बनते हैं। स्कैंडियम एंड इट्रियम आर रेयर अर्थ एलिमेंट सिंस दे आर often found in same ore deposit as the lanthanides and have similar chemical properties। lanthanides जैसे डिपॉजिट में ही मिलते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ही इनका होता है। बोथ आर वेरी डिफरेंट, क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए और दोनों प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब करंट न्यूज़ पे आता है। इन लेट जून द सेंटर डिक्लेयर्ड द विनिंग बिडर्स फॉर माइनिंग, है ना, माइनिंग के लिए बिडिंग होता है। प्राइवेट कंपनियां के बिडिंग करेगी कि हमें दे दो ये वाला, यहाँ से माइनिंग हम करेंगे, हम करेंगे। तो सेंटर ने डिक्लेयर किया ऐसे, राइट्स इन 6 ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल। इंडिया में ऐसे 6 ब्लॉक्स में जहाँ क्रिटिकल मिनरल है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ सेंटर की तरफ से कि किसको कहाँ कहाँ पे बिडिंग मिला है। कहीं पे ग्रेफाइट एक्सट्रैक्ट होगा, कहीं पे फॉस्फोराइट होगा और लिथियम भी होगा। These are the first private player awarded such right under the revamped Mines and Mineral Law, है ना। नया जो माइंस एंड मिनरल लॉ बनाया उसके अंडर ये फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर्स हैं। क्रिटिकल मिनरल का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। क्रिटिकल मिनरल लाइक कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट along with some rare earth elements are essential for transition to greener and cleaner एनर्जी। क्या चाहिए? ग्रीन और क्लीन चाहिए, है ना। लिथियम का डिमांड, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या बोलती है? लिथियम का डिमांड 30% बढ़ जाएगा 2023 तक। निकेल, कोबाल्ट, ये बढ़ चुका है 2023 तक, सॉरी। निकेल, कोबाल्ट, ग्राफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट का डिमांड 8 to 15% बढ़ा है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच मिनरल जो है, ये सारे मिनरल का $325 बिलियन रखा गया है। द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल आउटलुक रिपोर्ट ये बोलता है, मीटिंग द गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिमांड फॉर दिस मिनरल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे
इनका डिमांड भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के पहले टेम्परेचर राइज को रोकना है। टी प्लस 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये टी क्या है? प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड का होता था। बार बार मैं ये चीज डिस्कस करता हूँ। 2040 तक डिमांड कितना बढ़ने वाला है? कॉपर का ही डिमांड 50% बढ़ जाएगा, निकल कोबाल्ट रेयर अर्थ एलिमेंट का तो डबल हो जाएगा, ग्रेफाइट का 4 गुना हो जाएगा, क्वाड्रपल, है ना, चार्टा बोलते हो ना आपको। लिथियम डिमांड विल इंक्रीज 8 फोल्ड, बाप रे बाप, क्रूशियल फॉर बैटरीज। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये मेंस लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स वाइज मैं एम्फेसाइज यहाँ पे कर रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग योर मेंस एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट समझोगे, अगर कुछ क्रिटिकल मिनरल से क्वेश्चन आ गया तो यू शुड मेंशन ऑल दिस। Developing sustainable supply chain for these minerals is essential. India's dependency. India lack ready reserve of critical mineral, leading to 100% import dependence for mineral like lithium, cobalt, nickel. 95% of India's copper requirement हम लोग कहाँ से मीट करते हैं? इंपोर्ट से। और कहाँ से हमारा सप्लायर कौन है? Our supplier is China. Steps to spur production. प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? Despite holding 11% of the world deposit of ilmenite, the main source of titanium dioxide, India import $1 billion worth of titanium dioxide annually. $1 बिलियन का हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 इंपोर्ट करते हैं। सोचो, इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग, है ना, जबकि हमारे पास वर्ल्ड का 11% डिपॉजिट हमारे पास ही है ना, जिससे कि हम लोग टाइटेनियम टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, एक डिस्कवरी हुआ, लकी डिस्कवरी। इससे होप ये हो रहा है कि लिथियम हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंट होगा। ज्योग्राफिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था और 5.9 मिलियन टन पाया था। टू रिड्यूस रिलायंस ऑन अ फ्यू नेशन एंड वल्नरेबिलिटीज इन सप्लाई चेन, सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 इन अगस्त। This allows granting mining concession for 24 critical and strategic mineral. इतने minerals को mining concession मिला है। First auction for 20 critical mineral block, including the lithium block in JNK, रियासी डिस्ट्रिक्ट, वेयर लॉन्च इन नवंबर। तो ये JNK में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये बात हो रही है ना। जून 24 माइंस मिनिस्ट्री अनाउंस 6 विनर फ्रॉम मेडन ऑक्शन। नया जो ऑक्शन किया है उसमें विनर अनाउंस हुए। 3 ब्लॉक ऐसे उड़ीसा में पाए जाते हैं, एक तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। देखो, अब ऐसे क्रिटिकल मिनरल से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऐसे इंडिया बना लोगे? इंडिया तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ। इंडिया का मैप बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? बनाना सीखो इंडिया का मैप। यू शुड नो वर्ल्ड मैप, यू शुड नो, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर APSC, ड्राइंग द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम ऑल्सो यू शुड नो, है ना। ये 4 मैप अगर APSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, 2 अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब ऐसे मैप आप बनाना, और ऐसे बनाने के बाद में 3 ब्लॉक्स इन उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ मिलेगा? ऑलमोस्ट यहाँ मिलेगा। ऐसे हाईलाइट कर दो ना, ये ऐसे 3 ब्लॉक बना के हाईलाइट कर दो। वन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है? इधर है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? इधर, ये नीचे है उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे आप हाईलाइट करके दिखा दो कि दीज आर एरियाज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। ऐसे करके ऐसे डब्बा भी बना दो, ठीक है, सुंदर लगेगा, और विजिबिलिटी के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, काल मार्क्स नहीं, नंबर जो आपको एग्जाम में चाहिए। The outcomes of the second and third round of auctions are still awaited. और भी blocks हैं फोर्थ ट्रांस में, जिसमें 10 blocks को दिया जाएगा। Challenges in auctioning mineral block, क्या क्या चैलेंज है? Several mineral block across छत्तीसगढ़, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड were offered in recent auction. इन ब्लॉक्स में क्या मिलेगा? फॉस्फोराइट, ग्लैकोनाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट, फॉस्फेट, निकल, पोटास, हेलाइट, ग्रेफाइट, टंगस्टन। ये रटने की जरूरत नहीं है, 2 4 आपको पता होने चाहिए। इनमें इंटरेस्ट लोगों ने क्यों दिखाया? कि डेटा कम है। कैसा डेटा? जियोलॉजिकल डेटा कम है, कि रिजर्व एक्चुअली है तो कितना है ना। तो जो बिडर होगा वो खुद के पैसे लगाएगा, खुद के पैसे लगाए नहीं लगाए, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट कम था। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे, भले ही लिथियम मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, बट उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करें, क्योंकि वो क्ले के साथ है, ये एक चैलेंज है। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं गिरीश कुमार कदम, वो हाईलाइट करते हैं अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी मिनरल एक्सट्रैक्शन का जो अनटेस्टेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। करंट एक्सप्लोरेशन का स्टेज जैसा हम चल रहा है, उसके हिसाब से तो
2030 तक हम शायद ही जो इंडिया के अंदर मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल, उसका फायदा उठा पाए। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिमेन्स वल्नरेबल टू पोटेंशियल फ्यूचर सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक हो सकता है, मैक्सिमम हम चाइना से ही मंगा रहे होते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, वल्नरेबल है। हम लोग मेजर्स लिए हैं मिनरल सिक्योरिटी, है ना, जैसे फूड सिक्योरिटी होता है, एनर्जी सिक्योरिटी, वैसे अब किसकी बात हो रही है, मिनरल सिक्योरिटी की। ये की वर्ड है, ध्यान रखना। सेंटर इज एक्वायरिंग ओवरसीज एसेट इन रिसोर्स रिच रीजन टू इंश्योर मिनरल सिक्योरिटी। ओवरसीज एसेट ही एक्वायर कर रहा है सेंटर। फॉर एग्जाम्पल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, है ना, जैसे ओएनजीसी विदेश इंडिया लिमिटेड है ना, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भी जाके एनर्जी एक्सप्लोर करती है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज मतलब मिनरल एक्सप्लोर करती है, खनिज हिंदी में बोलते हैं, मिनरल इंग्लिश में। अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ नालको, हिंदुस्तान कॉपर एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी, अक्वायर्ड अ लिथियम ब्राइन माइन इन अर्जेंटीना। ये कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही नहीं है। जब आप आंसर में लिखोगे तो मिनरल मिनरल सिक्योरिटी में इसको एज एग्जांपल लिख सकते हो। और प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किसका ज्वाइंट वेंचर है ना। मेंस में आपको ये पूरा ज्वाइंट वेंचर लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखो प्रीलिम्स का भी इंफॉर्मेशन है, मेंस का भी है, कैसे डाइसेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो सीख लो मुझसे। International partnership. India has joined the US-led Mineral Security Partnership, which consists of large buyer and seller of critical mineral. इंडिया ने यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। जब इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ोगे ना, वहां भी ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। द पार्टनरशिप एम्स टू एनहांस कोऑपरेशन एंड सिक्योर सप्लाईज ऑफ क्रिटिकल मिनरल। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं। एनएसडीसी, एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रेकमेंड करता है टैक्स ब्रेक देने का, इंसेंटिव मतलब टैक्स में रिबेट देने का, छूट देने का और इंसेंटिव देने का, कौन से सेक्टर को, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर को। ऑफन हम बोलते हैं ना कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, मतलब इंडिया के पास यंग लोग ज्यादा हैं, यंग लोग ज्यादा हैं तो उनका यूज करो ना, उनको पढ़ाओ, उनको स्किल दो, सो दैट कि वो उनका एम्प्लॉयबिलिटी अच्छा हो सके। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक पॉइंट मेक कर रही है। एनएसडीसी क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज्ड सेवरल टैक्स ब्रेक एंड इंसेंटिव to the finance minister ahead of budget के पहले। These recommendation aim to align tax benefit for skill development with those available for education related services. Parity in tax benefit, equality with education sector। NSDC calls for parity in tax benefit। देखो एजुकेशन सेक्टर को टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है ना, स्किल सेक्टर को नहीं मिलता, तो ये गलत है। स्किल डेवलपमेंट को भी वही टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलना चाहिए जो एजुकेशन सेक्टर को मिल रहा होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, है ना, प्राइवेट कोचिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंजॉय टैक्स एग्जम्पशन एंड इंसेंटिव, वेयर एज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डू नॉट। उनको भी मिलना चाहिए, उससे स्किल डेवलपमेंट प्रमोट होगा। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी बात लिखी हुई है। Clarification of definition, NSDC suggests amending the Income Tax Act to explicitly include skilling program training under the definition of education। education के अंदर skill development और training भी डाला जाना चाहिए। This would reduce ambiguity and prevent litigative issues। बहुत सारा इस पे केस भी चला जाता है कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स एक्ट में है उसमें डिडक्शंस होते हैं, उस पर एग्जम्पशन मिल जाता है। जो लोग आप लोग में से टैक्स भरते होंगे उनको पता है। इंडिविजुअल्स शुड बी अलाउड टू क्लेम डिडक्शन फॉर फीस पेड टू स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू डिडक्शन अलाउड फॉर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसा एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस में आप खर्चा करोगे ना, तो सेक्शन 80C के तहत आप इनकम टैक्स में डिडक्शन मांग सकते हो, वैसा स्किलिंग के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। Tax benefit for loan, NSDC recommended extending tax benefit available for education loan to loan taken for skill development। एजुकेशन लोन मिल जाता है तो स्किल डेवलपमेंट लोन भी मिलना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स, एनएसडीसी प्रपोज रिड्यूसिंग जीएसटी रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट सर्विस। एम्प्लॉयमेंट सर्विस के लिए जीएसटी 18% से घटा के 5% कर देना चाहिए। मेरिट सर्विस, जहाँ पे मेरिट सर्विस हो वहाँ पे टैक्स कम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाई जीएसटी रेट्स आर सीन एज हिंड्रेंस टू द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उस पे 18% का जीएसटी है ना बीच में। तो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पे जीएसटी कम होना चाहिए, ऑब्वियसली इससे तो फायदा होगा ना।
rationale and impact. These interventions are crucial for supporting India's focus on sector like इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसमें स्किल डेवलपमेंट चाहिए है ना. By incentivizing skill development, NSDC aims to enhance employability and bridge the skill gap in various sector. But मान लो आपको NSDC के बारे में ही पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? NSDC 2008 में एस्टेब्लिश हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. इट ऑपरेट्स ऑन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि पूरे इंडिया में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को प्रमोट करता है. फोर्थ देखो, फोर्थ टॉपिक क्या है? युआन चैलेंज है, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड एंड रूपी इंटरनेशनलाइजेशन. देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आज भी जब मैं क्लास में आईआर पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी बात करी. अब युआन चैलेंज क्या है? युआन एक करेंसी है. युआन करेंसी किसका है? चाइना का है. ठीक है, ये पहली बात हो गई. डॉलर करेंसी किसका का है? यूएस का है. ये दूसरी बात हो गई. यूएस का जो डॉलर है ये इंटरनेशनलाइज करेंसी है ना, पूरे वर्ल्ड में इस करेंसी का यूज होता है. रशिया नहीं कर पा रहा क्योंकि रशिया पे यूएस ने बहुत सारा सैंक्शन लगाया है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, कि हमारा डॉलर तुम यूज नहीं कर पाओ, बहुत सारा अकाउंट फ्रीज वगैरह कर दिया. अब बात क्या आ रही है? अब बात आ रही है इंडिया पे. इंडिया ने सोचा कि ये मौके का अच्छा फायदा उठाते हैं और रशिया से जो तेल खरीदते हैं, रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल का परचेज हम लोगों ने बढ़ा दिया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बाद से रशिया से यूरोपियन कंट्रीज ने अपने टाइज कम कर लिए थे. रशिया के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल होता है, हमने रशिया को बोला रशिया हमें बेच दो, हमें जरूरत है सस्ते में बेचो. अब रशिया ने हमें क्रूड ऑयल बहुत बेचा और बदले में हमने डॉलर की जगह उनको रुपया पकड़ाया, इंडिया रुपया, इंडियन रुपीज पकड़ाया. हमने बोला कि इंडियन रुपीज ले जाओ, डॉलर लेकर वैसे भी क्या करोगे, है ना. तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी. रूपी में ट्रेड को प्रमोट करना. ये बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना. जैसे कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं थे, तो हमने उसकी करेंसी, अपनी करेंसी स्वैप का प्रोग्राम चला दिया कि जितना ट्रेड हमसे तुम करो, तुमसे मैं करूं, हम लोग अपनी ही करेंसी एक्सचेंज कर लिया करेंगे. बट ये चीज तभी फिजिबल हो पाती है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि रशिया अपनी करेंसी देगा, हम अपनी करेंसी देंगे, फिर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी करेंसी है, रशिया वाला इंपोर्ट कर सकते हैं, रशिया के पास हमारी करेंसी है, वो हमसे इंपोर्ट कर सकता है, तो जाके फायदा होगा, है ना. अदरवाइज नहीं होगा. मान लो कि हम इंपोर्ट बहुत करें रशिया से और रशिया को रुपी पकड़ा दे, तो रशिया के पास रुपी बहुत हो जाएगा. अब उतने रुपी का वो करेगा क्या? थोड़ा रुपी होता तो इंडिया से गुड्स खरीद लेता, उतना गुड्स उसको इंडिया से खरीदना ही नहीं है. ये प्रॉब्लम आ रहा है. तो रशिया बोल रहा है कि देखो डॉलर छोड़ो, डॉलर तो हमें चाहिए ही नहीं. हमारे पास हमारे पास चाइना का बहुत सारा माल आता है, चाइना से बहुत माल खरीदना होता है, तो हमें डॉलर नहीं रुपीस का हम करेंगे क्या? डॉलर तो चाहिए ही नहीं, तो हमें चाइना का युआन दे दिया करो, है ना. ये पूरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है. The article discusses India's effort to enhance bilateral trade with Russia amidst challenge posed by geopolitical dynamics. वही रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे हो ना कैसे घुमा फिरा कर लिखा जाता है. इकोनॉमिक सैंक्शन. It highlights India's significant dependence on Russia oil imports and the resulting trade deficit exacerbated by limited Indian export to Russia. हम लोग इंडिया वाले रशिया को एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, बट रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमारा बहुत बढ़ गया है. 2 साल पहले आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया रशिया ट्रेड $10 बिलियन के राउंड था. हम इंडिया रशिया ट्रेड में सबसे वीकेस्ट पॉइंट बोलते थे ट्रेड. लास्ट ईयर जो ट्रेड हुआ इंडिया रशिया के बीच वो $46 बिलियन हुआ. बिलियन में है ये फिगर, है ना. 46. क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमने बहुत बढ़ा दिया. इस साल $65 बिलियन से भी के आसपास हमारा ट्रेड रशिया से हुआ है. और हम प्लान कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में $100 बिलियन का इंडिया और रशिया ट्रेड हो जाए. तो ट्रेड हो जाए तो हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं ना ज्यादा यार. हम इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया को बदले में रुपीस दे रहे हैं, रशिया उस रुपी का करेगा क्या अगर बहुत ज्यादा होगा उसके पास, तो है ना. डॉलर से तो वो किसी कंट्री से ट्रेड कर लेता है, युआन भी उसके पास होता तो अच्छा है. ये डिमांड रशिया कर रहा है. ठीक है. ट्रेड इम्बैलेंस. डिस्पाइट रशिया बिकमिंग इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर पोस्ट यूक्रेन वॉर, Indian export to Russia have lagged, resulting in significant $57 billion trade deficit out of a total bilateral trade worth $66 billion. Benefit from oil import. India had saved over $10 billion by importing cheaper Russian oil. रशियन ऑयल को चीप दाम में खरीद के हमने $10 बिलियन साल का बचाया. चाइना का सक्सेस देखो,
चाइना ने बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया है। रशिया जब अकेला पड़ गया, रशिया यूक्रेन के बाद में, चाइनीज एक्सपोर्ट टू रशिया सर्ज 47%। चाइना ने अपना एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 50% बढ़ा दिया, इंपोर्ट कम बढ़ाया, रिजल्टिंग इन अ टोटल ट्रेड जो रशिया चाइना के बीच $240 बिलियन का हुआ। करेंसी प्रेफरेंस क्या है? ड्यू टू बैलेंस ट्रेड 95% ट्रांजेक्शन बिटवीन चाइना एंड रशिया युआन में ही होता है, तो मेकिंग इट मोर पॉपुलर इन रशियन मार्केट देन यूएस डॉलर। रशियन ऑयल exports now request payment in yuan from Indian refineries, limiting the use of the rupee. ये प्रॉब्लम है ना। इंडियाज रिलक्टेंस टू अडॉप्ट टू युआन ड्यू टू स्ट्रेन्ड रिलेशन विद चाइना कॉम्प्लिकेट एफर्ट टू डाइवर्सिफाई सेटलमेंट करेंसी अवे फ्रॉम यूएस। हम लोग ऑब्वियसली चाइना को पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग युआन में सेटल करेंगे तो इससे चाइना ही स्ट्रांग हुआ, है ना। तो हमारा यहाँ रिलक्टेंस है, तो इसलिए इंडिया चाइना, इंडिया रशिया ट्रेड और कैसे ग्रो कराया जाए, इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। लिमिटेड यूज डिस्पाइट आरबीआई's effort allowing rupee based trade, its global use remains minimal, comprising only 1.6 of global forex turnover compared to US dollar dominance। यूएस के डॉलर में कितना ट्रेड होता है? 88%। हमारे रुपये में कितना हो रहा है? 1.6, और बढ़ना चाहिए। स्ट्रेटेजिक स्टेप क्या है? इनहैंसिंग रुपी यूज। इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड इनवॉइसिंग इन रुपीज। इनवॉइस डॉलर की जगह हमें रुपीज में भेजने चाहिए। expand its global trade footprint to strengthen the rupee's role in international transaction। जहां जहां हमारा अपर हैंड है, कम से कम एशिया में, अफ्रीका में, वहां तो हमें रुपी को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बेंचमार्क फॉर सक्सेस अचीविंग अ हायर फॉरेक्स टर्नओवर। फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी का टर्नओवर कंपेरेबल टू अदर नॉन यूएस नॉन यूरो करेंसीज वुड एलिवेट द रुपीज स्टेटस एज एन इंटरनेशनल करेंसी। अगर फॉरेक्स टर्नओवर बढ़ेगा, डॉलर का घटेगा, है ना, तो फिर जाके हमारा करेंसी का भाव भी बढ़ेगा। चैलेंज क्या है? challenges in exporting to Russia, banking reluctance, sanction concern. Private banks are reluctant to facilitate trade with Russia due to fear of Western sanction। उनको लगता है वेस्ट की कंट्रीज, यूएस, यूरोप उनसे सैंक्शन लगा देंगे। बिजनेस इंटरेस्ट, मेनी प्राइवेट बैंक्स हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज, making them cautious about engaging in transaction that could lead to sanction from the EU or US। Currency and financial mechanism issue, rupee settlement। Indian exporter face difficulties using the rupee settlement mechanism due to absence of clear standard operating procedure। रूपी का सेटलमेंट कैसे होगा, इसका एक क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का absence है, तो रूपी सेटलमेंट में भी इशू आता है। करेंसी रूपी वोलेटाइल भी है, और युआन जो है चाइना वाला वो ज्यादा स्टेबल है रूपी से। रूबल एंड रूपी एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी, कॉम्प्लिकेटिंग ट्रेड सेटलमेंट, है ना। वोलेटाइल है रूपी का, आज वाह भाव बढ़ गया, कल घट गया, ज्यादा वोलेटाइल है, तो इससे ट्रेड को सेटल करने में क्या आता है? इशू आता है। अब इंडिया रशिया ट्रेड को कैसे बूस्ट किया जाना चाहिए? पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड ट्रेड डील नेगोशिएशन, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर। इंडिया एंड रशिया एम टू रिमूव नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ क्या होता है? फालतू का जो पेपर वर्क होता है उसको नॉन टैरिफ बोल सकते हैं। टैरिफ मतलब टैक्स ज्यादा होना। टू फैसिलिटेट स्मूदर ट्रेड फ्लो, इंडिया जो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ डील कर रहा है ना, ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में मेन कंट्री क्या आएगा? रशिया आएगा। रशिया आएगा, रशिया के अलावा कौन सा कंट्री जाएंगे? कजाकिस्तान आएगा, है ना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, बेलारस, ये कंट्री जाएंगे। इन्हीं के साथ तो यूक्रेन डील करना चाह रहा था। यूक्रेन की जनता नाराज हो गई। यूक्रेन की जनता चाह रही थी कि यूरोपियन यूनियन में मिल जाए, है ना। उनके, क्योंकि यूक्रेन क्या है? बीच में है, यूरोप में ही है। और रशिया चाह रहा था कि यूक्रेन यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन ज्वाइन करे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यूक्रेन रशिया वॉर का। खैर हम यहाँ आते हैं। इंडिया इस यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील करने के कगार पे है। इससे हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है जल्दी से पूरा हो जाएगा। सेक्टोरल कॉपरेशन एंड ज्वाइंट प्रोजेक्ट, फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, ज्वाइंट प्रोजेक्ट होने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोजेक्ट इन प्रायोरिटी एरियाज इज इंटेंडेड टू बॉल्स्टर बायलेटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन। देखो ये सब बॉल्स्टर, बायलेटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सब कीवर्ड आपको पता होने चाहिए, कहीं भी यूज कर सकते हो। रेसिप्रोकल ट्रेड एक्सपेंशन हो, मोबिलिटी पार्टनरशिप में हो, इंक्रीजिंग ट्रेड फ्लो, बोथ कंट्रीज एम्फेसाइज expanding reciprocal trade flow of industrial product to boost their share in bilateral trade। mobility partnership क्या है? discuss on a partnership agreement for migration and mobility, आराम से स्मूथ माइग्रेशन हो लोगों का,
है ना, अंडरलाइन बॉर्डर कोलेबोरेशन हो ट्रेड के अलावा भी, इससे पीपल टू पीपल टाइज जो है, कल्चरल टाइज भी हम बोलते हैं, पीपल टू पीपल टाइज भी बोलते हैं, वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। आई होप ये चारों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। और पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद।